नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आप ही के प्यारे यूट्यूब चैनल द शिवांश निगम में। दोस्तों आज हमने एक वीडियो अपलोड की थी बट उसकी ऑडियो फाइल करप्ट हो गई थी, जिसकी वजह से अब फिर से उसे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो अब दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हो सकता है चीज़ें वैसे ना जा पाएँ जिस तरीके से पहली वीडियो में बोली थी, लेकिन अब क्योंकि ऑडियो फाइल है नहीं मेरे पास उसकी, तो फिर से ही बनानी पड़ेगी। दोस्तों डीमैट ग्रुप में जैसा कि हम लोग करते हैं अपने मंथली मंथ ऑन मंथ हम रिव्यू कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस को। अक्टूबर में भी हमने किया था, नवंबर का भी रिव्यू करते हैं और उसके बाद सेबी के जो नए मार्जिन रूल आए हैं उस पर थोड़ा सा डिस्कशन किया जाएगा आज की वीडियो में। तो सबसे पहले तो इसको जल्दी से देख लेते हैं और बहुत ज़्यादा इस पर टाइम नहीं देंगे ताकि वीडियो छोटा ही रहे, ठीक है। तो ये आ चुका है 1385 का प्रॉफिट है, लगभग 500 के चार्जेस थे, 791 कोई बहुत सिग्निफिकेंट नहीं, ठीक है। लेकिन कुल मिला के नवंबर का वो महीना जिसमें सभी लोग आपसे कह रहे थे कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहने वाला है, बहुत बड़े लॉसेज हो जाएंगे, उस महीने भी हमने अपने पसंदीदा जो स्टॉक्स हैं आइशर मोटर्स और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनके साथ दोस्ती नहीं तोड़ी। तो दोस्ती की है एक स्टॉक से तो उसको निभाना है फिर, ठीक है। फिर चाहे इलेक्शन आ जाए, सुनामी बाढ़ आ जाए, युद्ध हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर आप ट्रेडिंग अगर ऑन है, ठीक है, अगर मार्केट्स ओपन हैं तो आप, और अगर आप कर सकते हो तो बिल्कुल आप उस दोस्ती को निभाओ, ठीक है। मैं तो इतना ही मानता हूँ। और इसके साथ मैं लास्ट मंथ का भी आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, यानी पिछले मंथ का, ताकि हम कंपैरिजन भी कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर हम पिछले मंथ की बात करें, देखो इस मंथ में तो अभी ये जो नवंबर वाला मंथ है ये वही है, ठीक है। तो नवंबर वाले देखो अब पिछला मंथ आ गया, ठीक है। तो पिछले मंथ में यहाँ पे हमारे पास चार्जेस भी थोड़े से कम पड़े हैं इस मंथ से, और हमारा प्रॉफिट भी ज़्यादा हुआ है। तो देखो पिछले मंथ में क्या हुआ है, हमने यहाँ पे ट्रेड तो काफ़ियों में लिया है, इसको थोड़ा सा फिल्टर करते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगभग 1600 का प्रॉफिट है और आइशर में 360 का प्रॉफिट है। जबकि अगर हम इस मंथ से इसको कंपेयर करें, तो नवंबर के मंथ से कंपेयर करें, हाँ एक चीज़ और है कि 27 नवंबर है आज, क्योंकि 28 को सैटरडे है, 29 को संडे है और 30 यानी मंडे को भी हॉलीडे है। तो नवंबर मंथ पूरे चला गया, तो इसलिए आज हम रिव्यू कर रहे हैं इसको, क्योंकि नवंबर लगभग ख़त्म हो गया और इसमें आज की भी डिटेल्स शामिल है, ठीक है। तो आइशर मोटर जैसे आप देख सकते हो इस महीने 385 का प्रॉफिट दिया है और एसबीआई ने 941। तो इस बार एसबीआई ने थोड़ा सा कम दिया है, आइशर ने लगभग उसी पे रखा है। तो देखो नेट लॉस में नहीं होना आप, तो बस इतना ठीक है। ये महीना थोड़ा सा मुश्किल था ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। इसमें ज़्यादा हमने इंट्राडे ट्रेड्स इसलिए ना आपको दिए व्हाट्सएप पे भी, ठीक है ना, हमने खुद से किया। खुद से मैंने, अगर मैं बात करूँ तो इस महीने मैंने बस रिलायंस में ट्रेड किया था, वो भी बहुत छोटा सा ट्रेड था। आइशर और एसबीआई के अलावा शायद मैंने इस महीने इंट्राडे में कोई और बहुत मतलब बड़े लेवल पे कोई ट्रेड नहीं लिया है। तो बस इतना ही है हमारा आज का जो पीएनएल स्टेटमेंट है जो हमें दिखाना था वो, ठीक है। अच्छा है मुझे लगता है फ़िलहाल। चलो इसको एक परसेंटेज भी निकाल लेते हैं, और परसेंटेज निकालेंगे अभी, लेकिन उससे पहले पहले इस महीने का परसेंटेज निकाल लेते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं है, पिछले महीने थोड़ा ज़्यादा था, इस महीने बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 7.91% का रिटर्न है और इंट्राडे ट्रेड्स किए हैं, मतलब एक महीने के अंदर, ठीक है। अब उसके साथ में कस्टम रेंज में जाके आपको पिछले 2 महीने का टोटल जो क्यूमुलेटिव हुआ है उसको दिखाना चाहूँगा, ठीक है। 10,000 का कैपिटल है, याद रखिएगा। तो टोटल जो क्यूमुलेटिव हुआ है उसको देख लेते हैं। तो टोटल हुआ है लगभग 2412 का प्रॉफिट है, जिसमें 986 चार्जेस थे और टोटल 3400 का प्रॉफिट रियलाइज है। तो देखो चार्जेस जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वही वो तो है, लेकिन अब ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन में सोचो इतने चार्जेस हैं, तो जो लोग अब स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे होंगे उनको इससे ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सेबी के न्यू मार्जिन रूल्स के बारे में। तो चलो मैं कुछ विंडोज़ को खोल लेता हूँ और फिर वीडियो को रिज्यूम करते हैं। तो रिज्यूम करते हैं अब। तो सबसे पहले तो मैं एक बार ऑडियो चेक कर लेता हूँ। देखो ऑडियो हो रही है रिकॉर्ड, ठीक है। देखो पीक मार्जिन रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम दिसंबर 1 2020 एंड इट्स इफेक्ट दिसंबर 1 से, यानी मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग डे से ही चालू हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे जो है वो दिसंबर 1 ही है, ठीक है। As per SEBI's new framework on peak margin reporting, that is the collection of upfront margins, intraday leverages from December 1st, 2020 is going to be capped at all brokerage firms. The cap on leverage offered will be increased in a phased manner between December 2020 and August 2021. तो क्या कह रहे हैं ये कि जो इंट्राडे लेवरेजेस हैं ये उन पे कंट्रोल करना चाहते हैं, उनको कम करना चाहते हैं। हो सकता है कोई बड़ा प्लान हो यहाँ पे सेबी का, जिसको वो धीरे धीरे फेस्ड वे में रेगुलेट कर रही है। जिस तरीके से पहले इन्होंने ऑप्शन हेजिंग के मार्जिन्स कम किए हैं और अभी इंट्राडे के मार्जिन्स, सॉरी ऑप्शन हेजिंग के मार्जिन्स एक तरीके से अच्छे किए हैं, इंट्राडे के मार्जिन्स थोड़े से ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कुछ यहाँ पे इनका प्लान हो जिसको हम नहीं समझ पा रहे हैं अभी। तो चलो देखते हैं
करना क्या चाहते हैं, ये बेसिकली ये एक फेस्ड मैनर में, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इंट्राडे के मार्जिन को कम करना चाहते हैं। तो अभी जो इंट्राडे के मार्जिन आपको, जैसे विजडम कैपिटल है लगभग 40 गुना देता है, एलाइज ब्लू है वो भी लगभग 40 गुना देता है, ऑप्शन सेलिंग के अंदर तो 100 गुना के मार्जिन मिलते हैं, ठीक है, 4000 पे आप निफ्टी का लॉट सेल कर लेते हो। लेकिन वो सब अब चीज़ें नहीं हो सकती। अब मैक्सिमम 20 गुना का ही मार्जिन है इंट्राडे में अलाउड फरवरी तक, फरवरी तक 20 गुना का, फिर मार्च से मई में 10 गुना मार्जिन होगा, फिर 7 गुना होगा जून से अगस्त में, और फिर 5 गुना का मार्जिन ये बोला गया है कि 5 गुना तक हो जाएगा सितंबर में, ठीक है। उसके बाद अब वो अब उस 5 टाइम से रिड्यूस करने की अभी तो कोई बात नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं जैसे इन्होंने स्पैन के साथ किया है, तो हो सकता है इंट्राडे के साथ भी ये करना चाहें कि मार्जिन एकदम ख़त्म कर दें बाज़ार से। तो देखो एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है बाज़ार में वो होता है मार्जिन, वो होता है लेवरेज। और अगर बात की जाए इंडियन मार्केट्स की, तो अभी जो करेंटली लेवरेज चल रहा है इंडियन मार्केट्स में वो बहुत ही कम है इंटरनेशनल मार्केट्स के कंपैरिजन में, ठीक है। और उस पर भी ये लोग और कम कर रहे हैं, तो इसका देखो रीज़न कुछ हो सकता है कुछ बड़ा, ठीक है, जो शायद हमें ना मालूम है, शायद हमें आगे चल के पता चले, ठीक है। बट अभी फ़िलहाल के लिए तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है, ठीक है। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि रिटेल ट्रेडर्स का थोड़ा सा इसमें फ़ायदा है। देखो दोस्त, फ़ायदा कुछ नहीं है, आपको अगर ट्रेड करना नहीं आता है तो आपको ट्रेड करने का हक नहीं है। आप अगर एक डेमो अकाउंट पे ट्रेड करके आपने प्रैक्टिस नहीं की है, अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट नहीं किया है, आपने कुछ मेहनत नहीं की है, तो आपको ट्रेडिंग करने का हक ही नहीं है। ये कोई वीडियो गेम नहीं है जो बाई या सेल करके कुछ भी दबा दिया और प्रॉफिट आ रहा है तो आपका एड्रेनलिन बूस्ट हो रहा है, वो नहीं है ये, ठीक है। इसको आपको सीरियसली लेना ही होगा, ठीक है। यहाँ पे आप मजाक करने आ रहे हो तो फिर वो तो गलती फिर आपकी है, ठीक है। तो देखो ये बात नहीं है कि यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स का इसमें फ़ायदा है कि रिटेल ट्रेडर्स जो है वो लॉस करते हैं, तो अब मार्जिन कम हो जाएंगे तो वो कम लॉस करेंगे। भैया आपको आना चाहिए, नहीं नहीं तो वो लोग लोन लेके लॉस करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करोगे आप, मार्जिन के कितने कम करोगे आप उनके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होती है, जिसको लॉस करना है देखो वो तो लॉस करेगा ही करेगा, ठीक है। और जिसको बड़े लॉस करने हैं वो अभी भी बड़े लॉस करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कुछ रिटेल ट्रेडर्स बच जाएंगे या ऐसा कुछ होगा। हाँ ये है कि जिनके पास कैपिटल लिमिटेशंस हैं वो कम से कम अपने जो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कर देते थे वो अब उतनी क्वांटिटी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन हाँ एक चीज़ और ध्यान रखने की, जो ब्रोकरेज इंडस्ट्री है, स्पेशली जो डिस्काउंट ब्रोकरेज इंडस्ट्री है, मुझे लगता है कि डिस्काउंट ब्रोकर्स अब शायद अपनी ब्रोकरेज बढ़ा सकते हैं। उसका रीज़न यही है भाई कि अगर क्वांटिटी लोगों की कम हो जाएगी, जिस तरीके से देख रहे हो ये लगभग 4 गुना क्वांटिटी समझ लो कम हो जाएगी। 4 गुना क्वांटिटी कम होने का मतलब है कहीं ना कहीं डिस्काउंट ब्रोकर्स का जो लाइक ऑन एन एवरेज आप समझ सकते हो कि जो उनका टर्नओवर है वो हाफ हो जाएगा। हाफ क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उनका 20 रुपये पर ऑर्डर पे कैप होता है। तो बहुत से ट्रेडर्स तो ऐसे हैं जो 20 रुपीज़ पर ऑर्डर से ज़्यादा की ब्रोकरेज जनरेट करते हैं, तो वहाँ पे तो उनको कोई बहुत खास फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो इसलिए मैं उसको ऑन एन एवरेज कह रहा हूँ कि होना चाहिए 1/4, लेकिन ऑन एन एवरेज मैं कह रहा हूँ कि 1/2 हो गया टर्नओवर। तो ये तो बहुत ही बड़ा एक हिट है उनके बिजनेस के लिए। कहीं ना कहीं हो सकता है कि अब वो अपने जो ब्रोकरेज चार्जेस हैं उनको डबल कर दें और इस चीज़ से वो उसको मैनेज कर सकते हैं। तो पहला तो लॉस ये हो सकता है हमारा कि डिस्काउंट ब्रोकर्स कैसे सर्वाइव करेंगे ऐसे एनवायरनमेंट में। दूसरा लॉस ये है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास पैसा है, जिनको लेवरेज की ज़रूरत नहीं होती है कोई भी क्वांटिटी लेने के लिए या कुछ भी करने के लिए, उनका यहाँ पे अब मार्केट में बोलबाला ज़्यादा होने वाला है। जैसे FIIs, DIIs और जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, हेज फंड्स हैं, तो इनका बोलबाला ज़्यादा होने वाला है और रिटेल ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन थोड़ा और कम हो जाएगा, क्योंकि भाई वॉल्यूम्स ड्राई होंगी, ठीक है। जब वॉल्यूम्स कम होती हैं तो मैनिपुलेशन करना स्टॉक में बहुत आसान होता है। अगर किसी स्टॉक में वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा है, एक्टिवली ट्रेड हो रहा है, तो वहाँ पे मैनिपुलेशन करना कम है। तो देखते हैं सेबी इसके लिए क्या गाइडलाइंस लाती है, क्या चीज़ें निकालती है, कैसे इसको कंट्रोल करती है। बट अभी इंट्राडे के लिए तो इतना ही है, तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है प्रेटी मच, इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिला के अगर मान लो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, 2000 रुपये का स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, अगर आपको 10 क्वांटिटी रिलायंस ट्रेड करना है तो आपको 20,000 रुपये का कैपिटल चाहिए, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आपको लेवरेज 5 टाइम्स की मिल रही है तो इसका मतलब है कि इसको डिवाइड बाय 5 कर दो, यानी 4000 का आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट है इंट्राडे में अगर ट्रेड करना है तो, ठीक है। तो ये सेबी ने सोचा है। तो मतलब जहाँ पे पहले आप अगर पहले की बात की जाए तो पहले आप 10 क्वांटिटी रिलायंस ट्रेड कर सकते थे मात्र 800 रुपये से आप स्टॉक्स के केस में, क्योंकि 25 गुना लेवरेज मिलता था। अब आपको 4000 रुपये से ट्रेड करना पड़ेगा, तो सब्सटैंशियल डिफरेंस तो है। और कहीं ना कहीं आप ये जो अमाउंट है अपने डीमैट में रखोगे और ब्लॉक करोगे इस अमाउंट को डीमैट के अंदर, तो कहीं ना कहीं आप जो 3-3.5% का इंटरेस्ट आता है बैंक से वो भी गंवा रहे हो, वो आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है इनका वो है डेरिवेटिव्स के लिए, तो इस पे मैं ज़्यादा बात करना चाहूँगा आज के लिए। तो इन्होंने स्पैन जो मार्जिन्स हैं उनको रीडिफाइन ही कर दिया है।
ठीक है। और ये अब देखो यहाँ पे एक डाउट ये है कि ये जो 25% इन्होंने लिखा है ये स्पैन प्लस एक्सपोजर दोनों के ऊपर 25% निकाला गया है या सिर्फ स्पैन का 25% है और एक्सपोजर सेम रखा गया है। लेकिन कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला उन दोनों चीज़ों से। तो मैं आपको जो पहला केस है वो समझा देता हूँ और दूसरा केस होगा तो वो आपके लिए फेवरेबल है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं ACC का स्टॉक। तो ACC का जो लॉट साइज है वो 500 का है। ऐड करते हैं इसको तो देखेंगे हम कि हमारा स्पैन मार्जिन आता है लगभग 1,42,000। अब ACC की जो वैल्यू है उसकी बात करते हैं तो 500 क्वांटिटी और ACC की वैल्यू है लगभग 1600-1700 रुपये का स्टॉक है ना। ये 1600-1700 रुपये का स्टॉक है। एक बार चेक कर लेते हैं ACC अभी जो चल रहा है एकदम लेटेस्ट ही डेटा के हिसाब से बात करते हैं। ठीक है, सही है। हम ACC का स्टॉक है तो लगभग 8 लाख रुपए का ये पूरा लॉट हो गया। समझ लो अगर एक पूरा लॉट आप ले रहे हो ACC का तो 8 लाख रुपए का ये पूरा लॉट हो गया। अभी क्या है कि ज़ेरोडा के अंदर आप 1,45,000 मतलब 1.5 लाख देके लगभग 1,75,000 एक्सपोजर में लाके। ठीक है, अब क्या है कि देखो अब इसके बाद क्या होगा। अभी के लिए मार्जिन ये है आपकी स्क्रीन पे। सेबी अब क्या करेगी फरवरी 2021 तक, दिसंबर 1 से शुरू होने वाली है ये बात, फरवरी 2021 तक कि अब आपको इसका 25% यानी 1/4 8 लाख का 1/4 यानी 2 लाख रुपए आपको स्पैन मार्जिन के रूप में चाहिए ही होगा। ये आपके लिए रिक्वायरमेंट रहेगी। यानी 1,45,000 को आप 2 लाख कर दो मतलब 60,000 ये क्वांटिटी बढ़ गई। तो अभी तो बहुत ज़्यादा सब्सटैंशियल नहीं लग रहा होगा ठीक है कोई बात नहीं। बट उसके बाद देखो खेल, उसके बाद खेल समझो। तो 8 लाख हो गया ठीक है। अब बात कर रहे हैं सेकेंड फेज की। ठीक है, चलो एक बार मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे फिर बात करते हैं। देखो अब सेकंड फेज में क्या है कि सेकंड फेज में क्या है 50% ऑफ द स्पैन ये मार्च से मई के लिए है। ठीक है, तो 50% ऑफ स्पैन यानी 8 लाख को बस 2 से डिवाइड करना है यानी 4 लाख रुपए का अपफ्रंट मार्जिन लगना है। ये जो 1,45,000 है ये 4 लाख हो जाएगा और टोटल आपको 4,29,000 फ्यूचर के लॉट के लिए चाहिए होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, उसके बाद ये इन्होंने कहा है कि यहाँ पे फिर 75 कर देंगे तो यानी इंटू 3/4 और फिर फाइनली ये लोग धीरे धीरे उसको फुल कर देंगे। तो मेरा बस सवाल जो मेरे मन में अभी है वो ये है कि फिर फ्यूचर के लॉट को लेने का या खरीदने का मतलब ही क्या रह जाएगा। क्योंकि करेंटली अगर हम बात करें तो फ्यूचर के लॉट को लेने का मतलब बस यही है, जो लोग फ्यूचर्स लेते हैं ठीक है वो उनका मतलब बस यही होता है कि फ्यूचर्स में मार्जिन जो है वो कम लगते हैं। कम मार्जिन के साथ कम पैसे के साथ आप ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो और ज़्यादा प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हो और लॉसेस भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप कंट्रोल वे में उसको कर रहे हो मैनेजमेंट के साथ तो कहीं ना कहीं आप उसको समझते हो अगर लेवरेज को तो सही से उसको यूज़ कर सकते हो। अच्छा अब क्या है कि अगर ये फुल स्पैन पे आ गए ठीक है जो इनका प्लान है सितंबर तक सितंबर से, तो अगर ये फुल स्पैन पे आ गए तो भाई मैं फ्यूचर लूँगा ही क्यों, मैं फ्यूचर का लॉट लूँगा ही क्यों। उससे अच्छा मैं ACC को मुझे बाय करना है 500 क्वांटिटी तो मैं 500 क्वांटिटी कैश में ले लूँगा ACC का स्टॉक। 500 क्वांटिटी ACC का कैश का स्टॉक ले लूँगा, उसमें कोई टाइम लिमिट ही नहीं है कोई। अब जैसे इसमें क्या है कि 31 दिसंबर तक है तो अब मान लो अगर 31 दिसंबर तक ACC ने परफॉर्म नहीं किया तो मुझे तो ये फ्यूचर तो एक्सपायर हो गया। ठीक है, ये फ्यूचर तो मुझे वैसे भी रोल ओवर करना होगा या कुछ करना होगा तो मतलब इसको तो काटना ही होगा मुझे लॉस में या प्रॉफिट में जितने भी है। लेकिन अब कैश में क्या है कि मैं टाइम नहीं कर रहा हूँ मार्केट को, या फ्यूचर में F&O में क्या है कि आप मार्केट को टाइम करना पड़ता है क्योंकि वो एक्सपायरी है उनकी एक एक्सपायरी डेट है। कैश में तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं फ्यूचर का लॉट क्यों ट्रेड करूँगा ये मुझे नहीं समझ में आता है। ठीक है, अगर स्पैन जो है वो फुल हो जाएगा तो मैं फ्यूचर का लॉट ट्रेड क्यों करूँगा ये मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता है। तो अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो NSE की जो मैक्सिमम वॉल्यूम्स हैं वो F&O सेगमेंट से आती हैं। और अगर ये चीज़ हो जाती है जैसे F&O सेगमेंट है ये सिर्फ फ्यूचर नहीं है ये F&O सेगमेंट है। तो देखो ऑप्शंस में तो वैसे भी हम ऑप्शन बाइंग के केस में तो आप फुल पैसा ही देते हो ठीक है, वहाँ पे तो जितना पैसा लग रहा है वो आप उतना ही देते हो। अब ऑप्शन सेलिंग के केस में क्या मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है ये देखना पड़ सकता है हम लोगों को जब ये चीज़ें जो है अप्लाई की जाती हैं या एक्टिव होती हैं मतलब 1 दिसंबर से। तो मेरे हिसाब से तो ये जो चीज़ है देखो अगर सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो सिर्फ एक पॉजिटिव पॉइंट है कि रिटेल ट्रेडर लॉस नहीं करेगा। बट मैं मानता हूँ कि अगर कोई बंदा सीरियस है सच में ट्रेडिंग को लेके तो उसे हक नहीं है कि वो बिना प्रॉपर नॉलेज के वो अपने अकाउंट के साथ कुछ भी जो है एक तरीके से कह लो गलत काम करे। ठीक है, ट्रेडिंग करे उससे या बहुत ज़्यादा लेवरेज हाई ले। ठीक है, बट हाँ ये है कि जो बिगिनर्स हैं उनको जिनको जानकारी नहीं होती है और कभी ना कभी मतलब गलती से उनसे ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो वो बच जाएंगे ये है। बट ओवरऑल लाइक मतलब अननेसेसरी है। ठीक है, वो फंड्स आपको बस अननेसेसरी ब्लॉक करने क्योंकि देखो जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं है कि अपने बैंक अकाउंट का मान लो अगर मान लो मैंने सोचा है कि मुझे अगर
फॉर एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो अगर मैंने सोचा है कि 10 लाख रुपए से मुझे ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। मान लो अगर मैंने सोचा है कि मुझे 10 लाख रुपए से ट्रेडिंग करनी है, 10 लाख रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है, मैंने सोचा है। तो उसके हिसाब से मैंने कोई क्वांटिटी अपने लिए निकाली है और फिर मैंने देखा कि अच्छा इस क्वांटिटी में मुझे इतना मार्जिन लग रहा है, तो अब इतना मार्जिन लग रहा है तो एक काम करता हूँ मैं 2 लाख, मान लो अगर 1.5 लाख मार्जिन लग रहा है तो एक काम करता हूँ मैं अभी अपने अकाउंट में 2.5 लाख ऐड कर लेता हूँ। अगर मान लो मेरा कैपिटल कम हो जाता है तो मैं और ऐड कर लूँगा 10 लाख का। मेरा मैं मानूंगा ये कि मेरा कैपिटल 10 लाख का ही है, मैंने डीमैट में 10 लाख ही ऐड किया है, मैं ये मानूंगा, लेकिन बाकी 7.5 लाख मेरे बैंक में पड़ा है और उस पर मेरा इंटरेस्ट भी आ रहा है बैंक के थ्रू, ठीक है। और अगर डीमैट में ज़रूरत होगी तो उसको ऐड कर लेंगे कभी भी। लेकिन अब क्या है कि अब क्योंकि मार्जिन्स बढ़ गए हैं तो अब मैं जो 1.5 लाख में जो पहले कर सकता था जो चीज़ मैं पहले 1.5 लाख में कर सकता था अब वो मैं 7.5 लाख में कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये बात है, तो आपको अपने डीमैट में ही रखने पड़ेंगे पैसे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या रीज़न है? अगर आप लोगों को कुछ इस पे कहना हो, कमेंट करना हो, ठीक है, तो आप बता सकते हो। बाकी देखो, मेरा इस वीडियो का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं कि भाई इसके बारे में आप फील कैसा करो। मेरा बस उद्देश्य ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि जो चीज़ें हैं वो हो क्या रही हैं। तो मैंने आपको स्पैन जो है वो एक्सप्लेन कर दिया, किस तरीके से वर्क करेगा वो एक्सप्लेन कर दिया, लेवरेजेस एक्सप्लेन कर दी और ये सारी चीज़ें बता दी मैंने। अब इसके बाद आपको क्या लगता है क्या इम्पैक्ट पड़ना चाहिए? मुझे तो ये लगता है कि वॉल्यूम्स ड्राई होनी चाहिए और कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन अब ज़्यादा दिखेगी, या हो सकता है मार्केट जिस स्पीड में ही भागेगी, मतलब अपर साइड भी स्पीड में ही जाएगी, लोअर साइड भी स्पीड में ही जाएगी। तो देखते हैं क्या होता है, जैसी भी मार्केट रहेगी कोई ना कोई स्ट्रैटेजी तो हमारी वर्क करेगी ही करेगी। और दोस्ती अगर हमने की है आइशर और एसबीआई से तो भाई अब कुछ भी हो जाए वो दोस्ती तो नहीं तोड़ेंगे, ठीक है, कुछ भी हो जाए वो दोस्ती तो नहीं तोड़ेंगे। जहाँ तक साथ निभा पाएंगे आइशर और एसबीआई से वहाँ तक तो कोशिश करेंगे, ठीक है, कि आइशर मोटर्स और एसबीआई के साथ रहेंगे। जब अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि हमने कसम खा ली है, ठीक है। अब मान लो अगर हमें लगता है कि ये जो नए रूल्स हैं इनकी वजह से वॉल्यूम्स बहुत कम हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं, हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो अब वर्क नहीं कर रही है, तो फिर हम इसको एग्जिट करके हम फिर कुछ और भी लगाने की फिर कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अभी तो फ़िलहाल कंटिन्यू करते हैं। और बस इतनी ही आज की वीडियो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।